नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897462360455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम मॉड्यूल 7 को देखने वाले हैं। यूपीपीएससी बीईओ प्री 2022 के लिए हिंदी मीडियम में होगा ये, और इससे पहले भी मॉड्यूल्स आ चुके हैं। 6 मॉड्यूल्स आपके सामने आ चुके हैं दोनों माध्यम में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर देख लीजिए और इसी तरह से आपको आगे भी मॉड्यूल्स मिलते रहेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत बेहतर होती रहे दिन प्रतिदिन। आइए शुरू करते हैं आज के मॉड्यूल को। पहले हम कृषि को देखते हैं। हमने पहले भी कुछ मॉड्यूल्स में एग्रीकल्चर को कवर किया है। आज हम इसमें मक्का से लेकर और भी चीज़ें कवर करेंगे। जैसे इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, मक्का क्या है, एक खरीफ फसल है। स्टार्टिंग में मैंने आपको खरीफ, रबी की फसल और जायद की फसलों के बारे में जो वर्गीकरण है वो स्पेसिफिकली बताया था आपको, बट यहाँ पर सिर्फ अभी किसकी बात कर रहा है, खरीफ की फसल है। तो देखिए खरीफ की फसलें क्या होती हैं, मुख्यतः मानसूनी फसल है, या कह सकते हैं कि शरद ऋतु की फसल के रूप में भी इनको जाना जाता है। इनकी खेती और कटाई मानसून की ऋतु में की जाती है और किसान जो है मानसून की जो ऋतु के आरंभ में, मानसून के प्रारंभ में बीज बोते हैं और मानसून के अंत में उन्हें काटते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। और खरीफ फसलों के लिए क्या ज़रूरी होता है कि ये विशेषता होती है इनमें कि पर्याप्त वृद्धि के लिए उन्हें बहुत अधिक पानी और गर्म मौसम की ज़रूरत होती है। और खरीफ फसलों के उदाहरणों को अगर हम समझे, जैसे चावल हो गया, कपास हो गया, मक्का इत्यादि क्या है, खरीफ फसलें हैं आपकी। ठीक है, तो इसका हमने ये देख लिया। इसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर कह रहा है कितना होना चाहिए खरीफ फसलों के लिए, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और ये जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर मक्का वगैरह को, यानी कि खरीफ की फसलों की बात कर रहा है यहाँ पर, स्पेसिफिकली मक्का की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर मक्का में कहता है कि दाने में उसमें कार्बोहाइड्रेट क्या क्या चीज़ें इसमें पाए जाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट 79%, प्रोटीन 5%, वसा 5% और राख 2% इसमें पाए जाते हैं। और बाकी की जो धान फसलें उनके मुकाबले उसमें स्टार्च की मात्रा अधिक पाई जाती है, ऐसा माना जाता है। और मक्का C4 क्या है, एक पौधा है, C4 पौधा है। इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है, जिया मेज जो है इसका वनस्पतिक नाम है। उसे अनाजों की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे अनाजों की रानी भी कहा जाता है। और जैसे आप मक्का तो समझ ही रहे होंगे, जैसे भुट्टे की शक्ल में मक्का, जैसे कॉर्न जिसको बोलते खाते हैं हम। और इसमें कई सारे जो पहल हैं, जो इसमें चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स हैं, उसको हम यहाँ पर और देखते हैं। जैसे आप देखेंगे धान्य फसलों में बायोडीजल के उत्पादन के लिए प्रयुक्त फसल कौन सी है, मक्का। और ऐसा है कि जैसे धान्य की जो फसलें होती है, बायोडीजल के उत्पादन में भी इसका प्रयोग होता है और इससे कुछ अल्कोहल जो है वो भी, पेय पदार्थ जो है वो बनाए जाते हैं। और इसकी मक्का की उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो पाई कौन से होती है। ठीक है, मक्का खरीफ, रबी और जायद तीनों ऋतुओं की फसल है। अभी मैंने ऊपर आपको यहाँ पर खरीफ की फसल बताया था, वैसे मैंने और भी पिछली वीडियोस में खरीफ, रबी और जायद की फसलों के बारे में बताया था, पर यहाँ पर मैं फिर से एक बार इसका डिफरेंस जो है, इसके बीच का तुलना है, या हम कह सकते हैं इसके बीच का क्या अंतर है, उसको मैं फिर से बता देती हूँ ताकि आप इसको एक बार रिवाइज़ कर सकें। देखिए जैसे भी हमने खरीफ की फसल में देखा कि खरीफ की फसल क्या बुआई क्या होती है, जून से जुलाई तक की जाती है। और इसकी फसलें जब कहते हैं पककर कटाई कब होती है इनकी, सितंबर से अक्टूबर माह में पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। इसमें दलहनी फसलों में देखेंगे अरहर, मूंग हो गया, उर्द, सोयाबीन, लोबिया, ये सब हो गया। अब रबी की फसलों की जैसे बात की जाती है तो उसमें रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर के एंड के से लेकर आप कह सकते हैं नवंबर के फर्स्ट वीक तक की जाती है। और ये फसलें जो हैं मार्च और अप्रैल तक पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। कौन सी, मैं रबी की फसल की बात कर रही हूँ। रबी की फसल में जैसे आप देखते हैं इन फसलों में चना, मसूर हो गया, मटर, राजमा, खेसारी इत्यादि। अब इसके बाद देखते हैं जैसे जायद की फसल क्या होती है, उसको समझ लेते हैं। अब देखेंगे जो ये जायद की जो फसलें हैं, ये फसलें तेज़ गर्मी, जो शुष्क हवाएं सहन करने की इसमें अच्छी क्षमता होती है इन फसलों में। और उत्तर भारत में ये फसलें मुख्यतः मार्च और अप्रैल में बोई जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा, जैसे तरबूज हो गया, खीरा हो गया, जिसमें पानी की मात्रा आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है। जैसे खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गया, ठीक है, सूरजमुखी इत्यादि क्या है, ये फसलें मुख्य रूप से मार्च में बोई जाती हैं और जून में इनको काट लिया जाता है। ठीक है,
अभी मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको एक कवर किया था। और इसे चारे के रूप में भी उगाते हैं और वर्ष पर बोई जाने वाली ये फसल है मक्का की। और मक्का की खेती कहते हैं जो इसके प्रमाण है वो 15वीं सदी ईसा पूर्व में मिलते हैं। और आप देखेंगे इसी के साथ साथ से गेहूँ चावल के जो प्रमाण है हमने प्राचीन काल से देखा है कि इसके जो है सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं कि इसके गेहूँ जौ चावल इत्यादि के। और मेसोपोटामिया से भी चावल वगैरह का आप देखते हैं। चावल की खेती में प्राचीन काल से इसके जो है वो आप देख सकते हैं कि कई सारे साक्ष्य मिले। इसमें पुर्तगालियों के साथ भी ये कुछ फसलें आई हैं। इसके बाद खरीफ में मक्के की बुआई जून में होती है, ये भी हमने देखा है ऊपर ही। इसके बाद आप इसमें देखते हैं, जैसे इसमें बात करते हैं कि मक्का में पर परागण होता है। इसका मतलब अगर आप समझेंगे 2 प्रकार से आप यहाँ पर ये टर्म्स होते हैं, तो दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको बहुत पूरी परिभाषा ना समझ के इसको एक अलग टर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे पौधे में पर परागण क्या होता है, कीटों के द्वारा या वायु के द्वारा, जल के द्वारा, जंतुओं के द्वारा होता है। पर परागण से लाभ ये होता है, बेनिफिट ये होता है कि इसके फलस्वरूप नई प्रजातियाँ उत्पन्न होती हैं जिसमें बीच में स्वस्थ तथा अधिक संख्या इसमें उत्पन्न होती है। बेसिकली इसमें कहते हैं कि जैसे इसमें लिखा है ना कि किसी पुष्प, इसमें जैसे ये चीज़ बताने की पूरा प्रयास कर रहे हैं जब किसी पुष्प के परागण उस प्रजाति के अन्य पुष्प जिसकी जीन संरचना भिन्न होती है, अलग होती है, उसे वर्तिकाग्र पर पहुंचकर उसे परागित करते, तो इसे पर परागण कहते हैं बेसिकली। तो इसका टर्म जो मैंने बताया, जैसे वायु, जल और जंतुओं के द्वारा इनका ट्रांसफ़र एक तरीके से दूसरे पौधे से दूसरे पौधे में होता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं। परागण की अगर मैं बात करूँ, जैसे स्वपरागण और पर परागण होता है, ठीक है। यहाँ पर परागण की बात करें जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसके बाद स्वपरागण जब आगे आ गया उसको भी समझाते रहेंगे। और मक्का के प्रोटीन को ज़ेन कहते हैं, जिसे ट्राइटोफेन और लाइसिन की कमी से होता है। इसमें ट्राइटोफेन और लाइसिन की कमी होती है मक्का में, ठीक है। इसके बाद मक्का की नवीन किस्में कौन कौन सी विकसित की गई हैं, ऐसे कई फसलें और जो कह सकते हैं चीज़ें होती हैं, उसमें नई नई किस्मों को उगाया जाता है, उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जैसे ये प्रताप क्या कंपोजिट है, पूसा अली हो गया, शंकर 5 हो गया, दक्कन शंकर 115 हो गया, प्रगति प्रताप मक्का 1 हो गया, विवेक मक्का हो गया, गिरजा श्रद्धा मणि कंपो हो गया। ये सब क्या नवीन विकसित किस्में हैं किसकी, मक्का की। तो इन सब चीज़ों के नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं किससे संबंधित है। जैसे यहाँ पर बाजरा के बारे में आपको दे रहे हैं, तो बाजरा में क्या कहते हैं कि ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सर्वाधिक सूखा रहने की क्षमता बाजरा में होती है। ऐसा क्यों कहा गया है इसमें, देखिए इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए सूखा रहने की क्षमता बाजरा में अधिक होती है क्योंकि पानी की जो है इसमें आवश्यकता कम होती है थोड़ी, तो सूखे रहने की क्षमता भी इसमें ज़्यादा होती है। और कह रहे हैं इसमें कि वाटर लॉगिंग और अम्लीय मृदा के प्रति संवेदनशील होते हैं। और बाजरा देखेंगे कि एक प्रकार की बड़ी घास जिसमें बालियों में हरे रंग के छोटे छोटे दाने होते हैं, बेसिकली वो आपका बाजरा है कह सकते हैं, कहते हैं। और इन दोनों की जो गिनती है आप देखेंगे, बाजरा की अगर हम गिनती की बात करें तो मोटे अनाजों में की जाती है। और इसका अगर हम उगाई का अगर क्षेत्र देखें कि किस क्षेत्र के दौरान इसको देखने को मिलता है, तो ये उत्तरी पश्चिमी भारत की और दक्षिणी भारत के लोग इसे बेसिकली खाते भी हैं। और कहा जाता है कि ये जो है अफ्रीका और भारतीय महाद्वीप में प्रागैतिहासिक काल से इसे उगाया जाता है। और इसका जो मूल है, कहते हैं कि अफ्रीका में इसका मूल माना जाता है कि इसके बाद इसको भारत में लाया गया, वह प्रस्तुत किया गया कह सकते हैं। और सबसे पहले 2000 जो सन 2000 में इसे उगाया गया था, ऐसा प्रमाण मिलते हैं भारत से। इसका मतलब है कि अफ्रीका में इससे पहले ही उगाया जाने लगा था और पश्चिमी अफ्रीका के सहल क्षेत्र से निकल कर ये बाकी के क्षेत्रों में फैला हुआ है। क्या, बाजरे की बात कर रहे हैं। अब देखेंगे सर्वाधिक खनिज उत्पादन की मात्रा बाजरा में पाई जाती है। और हरित बाल और अर्गट बाजरे में रहने वाला क्या है, रोग है। कौन कौन से, अर्गट बाजरे और हरित बाल में होने वाला कौन सा रोग है ये, ठीक है। अब बाजरे की विकसित नई किस्में कौन कौन सी, GHB 577, RHB 127, PV 180, संकर ग्रीष्म खेती और पूसा कंपोजिट इत्यादि, ये क्या है, बाजरे की नवीनतम किस्में हैं। अब दलहनी फसलोत्पादन क्या होता है, हम इसको समझते हैं। पहले यहाँ पर क्या लिखा है, ICAR, इसका फुल फॉर्म समझिए क्या है। देखिए ICAR क्या, आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेसिकली। अब यहाँ पर दलहनी फसलोत्पादन की बात कर, देखिए दलहनी फसल अगर आप समझें तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे ऐसी फसलें जिनके उत्पादन से मुख्य रूप से दाल इत्यादि प्राप्त होती है, उन्हें दलहनी फसलें कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप उड़द हो गया, अरहर हो गया, मसूर हो गया, ठीक है। कुछ आप इसमें ये भी देख सकते हैं, जैसे हरी पत्तियों की सब्जियों को मुख्य रूप से इसमें प्रयोग में लाया जाता है। और दलहनी फसलों में स्पेसिफिकली आप देखेंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण होने के कारण वे मृदा उर्वरकता को बहुत बढ़ाते हैं दलहनी फसलों में, ठीक है। इसमें खरीफ के मौसम में उगाई जाने वाली कुछ दलहनी फसलें हैं, रबी के मौसम में उगाई जाने वाली कुछ दलहनी फसलें हैं।
और अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे जैसे हम देखेंगे कि लोबिया, मूंग, दलहन चारा हरी खाद के रूप में इन्हें प्रयोग किया जाता है। और धान की कटाई करते समय धान में 10 से 12% नमी होनी चाहिए। अन्न भंडारण करते समय इसमें नमी 14% से थोड़ी नीचे होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज इसमें कीड़े वगैरह लगने का भय बना रहता है हमेशा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे दक्षिण भारत का अन्न भंडार में उपमा कावेरी घाटी को इसमें यहाँ पर जो है कावेरी घाटी को प्रदान किया जाता है। और दलहनी फसलों की संज्ञा जो है वो लेग्यूम कुल की फसलों को दलहनी फसलों की संज्ञा भी यहाँ पर दी जाती है। और ये फसलें मुख्य रूप से तीनों मौसमों में उगाई जाती है। जैसे खरीफ की ऋतु में हमने देखा उर्द, अरहर, मूंग, लोबिया इत्यादि। रबी की फसल में चना, मटर, मसूर, खेसारी। और जायद की ऋतु में मूंग, उर्द, लोबिया, सोयाबीन इत्यादि जो फसलें हैं वो उगाई जाती हैं, ठीक है। अभी हमने ऊपर इसका डिफरेंस समझा था। देश में कहते हैं कि प्रतिबंधित खेसारी दाल की 3 नई प्रजातियां, वो कौन कौन सी जो प्रतिबंधित है, ऐसा प्रश्न में पूछा भी गया है कभी कभी डायरेक्ट, तो ध्यान रखिएगा। जैसे रतन, प्रतीक, माहिती, ओरा की खेती किए जाने के लिए क्या है, केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा इसे अनुमति प्रदान की गई है। और कहते हैं कि इनमें डाई अमीनी जो प्रोपियोनिक एसिड की मात्रा कितनी होती है, 7 से 10% की सीमा में इसमें ये मात्रा एसिड की पाई जाती है। दलहनी फसलें अभी बताया था, जैसे इसमें मृदा उर्वरकता ज़्यादा होती है और संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण फसलें। इनका मतलब ये है कि मृदा उर्वरकता इनमें ज़्यादा होती है। और दूसरा ये संरक्षण की दृष्टि से इनकी जो जड़ें हैं वो अच्छे तरीके से मिट्टी को जकड़ के रखती है कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, मृदा क्षरण कम होता है। जैसे उन्हें वर्षा से बचाना और आंधी तूफान इस तरह से उसकी सहायता उसमें होती है, संरक्षण प्रदान करती हैं, ठीक है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मृदा को संस्थापित करने में भी सक्षम होती हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए भी सहायक होता है। जैसे कोबाल्ट, राइजोबियम, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए यहाँ पर क्या है, आवश्यक तत्व इसमें पाए जाते हैं। और दलहनी फसलें क्या अपनी गहरी जड़ें और वनस्पति वृद्धि से मृदा अपरदन को रोक संरक्षी फसल के रूप में भी माना जाता है। ये हमने अभी देख ही लिया है। अब इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे आप कि भारत में उन्नत कृषि क्रियाओं को अपनाकर दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। कम समय में पकने पर वह अधिक उपज देने वाली क्या कहते हैं, दलहनी फसलों की बुआई जो है वो अधिक से अधिक क्षेत्रफल में करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, दलहनी फसलों को जो है वो बहुफसली कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को उगाने में सम्मिलित किया जा सकता है। अब दलहनी फसलों की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी तरफ से यहाँ पर चीज़ें बता रही हूँ आपको। देखिए वो क्या होगा कि मेंस में आप इसको लिख सकते हैं। जैसे प्रोटीन का मुख्य स्रोत दलहनी फसलों में आप देखेंगे, हरे चारे की पूर्ति इसका मुख्य महत्व भी है। ईंधन के अन्य उपयोग में भी इसका महत्व है दलहनी फसलों का। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, कम उर्वरक भूमि में भी इसको उगाया जा सकता है। मृदा और उर्वरकता में वृद्धि भी करती है। मिश्रित खेती की जाती है। भूमि संरक्षण का कार्य करती है, अभी हमने बताया ही है ऊपर। तो ये सारी जो क्रिया है जो आप देखते हैं ये उसके क्या है, महत्व है दलहनी फसलों के, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, बहार, अमर, आज़ाद, मालवीय विकास, परास, मालवीय चमत्कार आदि क्या है, अरहर की प्रमुख किस्में हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसकी नवीनतम किस्में अरहर की कौन कौन सी यहाँ पर दी गई हैं। और इसके द्वारा IARI के द्वारा विकसित अरहर की 120 दिन की अवधि वाली सुप्रसिद्ध किस्म कौन सी है, अरहर पूसा 16 है। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे प्रश्न में मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर फलीदार और दलहनी फसलों के संतुलित उर्वरक का अनुपात कितना होता है, यहाँ पर कुछ उसके अनुपात दिए गए हैं। और सोयाबीन क्या है, एक दलहनी फसल है, लेकिन इसकी उपयोगिता के कारण इसे तिलहनी वर्ग का कहा गया, क्योंकि इसमें से तेल जो है इसका मुख्यतः इस्तेमाल किया जाता है, प्रोटीन इसमें पाया जाता है, जिसके कारण उसमें तिलहनी वर्ग को इसमें यहाँ पर इसको शिफ्ट किया गया है। इसकी आप देखते हैं खाली में 50% प्रोटीन इसमें पाया जाता है, जो उच्च कोटि का पशु आहार भी होता है। और कहते हैं कि सोयाबीन से जो दूध निर्मित किया जाता है वो गाय के दूध के समान ही पौष्टिक होता है, ठीक है। और 2011 में भारतीय कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा अरहर दाल के जीनोम को डिकोड भी किया गया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर दलहनी फसलों की कुछ महत्वपूर्ण किस्में दी गई हैं। अब देखिए इसी प्रकार से प्रश्न जो मैच द फॉलोइंग में हो सकता है, आपको किस्में दे दी जाए और उनके नाम ऊपर नीचे कर दिया जाए, तो हमें अगर पता होगा तो हम यहाँ बता पाएंगे। जैसे चना की जो फसलें हैं उसकी किस्में कौन कौन सी हैं, जैसे पूसा 226 बहुत बार पूछा गया, केट 850, सम्राट, ठीक है, राधे, विशाल, उदय, पूसा 372 पूछा गया है। मटर में देखेंगे रचना, अपर्णा, सपना, उत्तरा, पूसा, प्रगति, ये सब क्या है, मटर की किस्में हैं, अलग अलग किस्मों को उगाया गया है। मसूर में देखेंगे आप मल्लिका हो गया, प्रिया हो गया, पूसा वैभव हो गया। मूंग में बसंत कालीन हो गया और पूसा बोर्ड 1 हो गया और T44 पंत M123 हो गया। ये इत्यादि क्या है, इनकी कई किस्में हैं। सोयाबीन, उर्द की भी कुछ किस्में यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, हमने दलहनी फसलोत्पादन की बात की, वैसे हम तिलहनी फसलोत्पादन की बात करते हैं।
देखिए तिलहन तेल से संबंधित की यहाँ पर बात करें, जिसके नाम से ही समझ आ रहा है। अब देखेंगे भारत में तिल की खेती की, अगर हम यह तेल की खेती की बात स्पेसिफिकली करें तो जिसमें पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी में की जाती है। और भारत में जो कुल उत्पादन है इसका, वो 20% उत्पादन सिर्फ केवल देखेंगे आप गुजरात में ही किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में तिल की खेती मुख्यतः बुंदेलखंड से लेकर बुंदेलखंड के राकर भूमि में मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, कानपुर इत्यादि मैनपुरी जैसे मिश्रित रूप से या शुद्ध रूप से भी यहाँ पर की जाती है। और इसमें काफ़ी जो है तेल के बारे में ही मैंने जैसे बताया, तिलहनी के नाम से स्पष्ट हो रहा है। और इसमें किस प्रकार की जलवायु और भूमि की आवश्यकता होती है उसको हम अभी समझते हैं। इसमें देखेंगे कि दोमट भूमि जो है वो इसके लिए अच्छी मानी जाती है। और मुख्यतः आप देखते हैं इसमें बरसात या खरीफ में जैसे इसकी खेती की जाती है। इसमें जो जलवायु होती है वो कौन सी उपयुक्त होती है, शीतोष्ण जो जलवायु वो काफ़ी उपयुक्त होती है। इसके लिए हल्की भूमि, दोमट भूमि अच्छी मानी जाती है। और माना जाता है कि ये फसल जो है बलुई दोमट से काली मिट्टी में भी उगाई जाती है। कई सारी प्रजातियां होती हैं इसके कई सारी प्रजातियां होती हैं। और इसको अभी हमने देखा था कि किस समय पे इसकी बुआई की जानी चाहिए। तो इसका उचित जो समय होता है वो होता है जून के लास्ट वीक से लेकर जुलाई के सेकेंड वीक तक हम कह सकते हैं माना जाता है। और इसकी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो हमने ऊपर जो फसलें पढ़ी उसमें हमने डिफरेंस समझा था। इसके बाद धान के कण में आप देखिए 8.5 से लेकर 25% का तेल इसमें पाया जाता है। और यह स्वपरागित फसल होती है। अभी हमने परापरागित और स्व को समझा था, हम यहाँ पर स्वपरागित फसल को समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखिए इसको साधारण भाषा में अगर हम समझें तो इस प्रकार के परागण में क्या होता है, किसी प्रकार की बाह्य माध्यम या किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जैसे पर परागण में हमने देखा था अन्य पुष्पों के भी कुछ तत्व उसमें विद्यमान किए जाते हैं नई प्रजाति को उगाने के लिए, लेकिन स्वपरागण में ऐसा नहीं होता है। इसके अंतर्गत किसी एक पुष्प के पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, जबकि इसमें किसी बाह्य माध्यम की यहाँ पर सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। मूंगफली की खेती में खली में मूंगफली की खली में आप देखते हैं 7 से 8% नाइट्रोजन, 1 से 5% फास्फोरस और 1.3% पोटाश इसमें पाया जाता है। और सूरजमुखी की खली में 40 से 45% उच्च कोटि के प्रोटीन पाए जाते हैं जो पशु आहार के लिए काफ़ी प्रयुक्त माने जाते हैं। सनफ्लावर में आप देखते हैं कि तिलहनी फसल के रूप में रूस से लाया गया था इसको, जबकि सोयाबीन 1968 में यूएसए से लाई गई थी। तो इसकी पहले यहाँ पर इन देशों में इसको उगाया जाता था। इसके बाद इसका इंट्रोडक्शन जो है भारत में किन किस समय पे हुआ यहाँ पर दिया गया है। आप देखेंगे 64% इसमें लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है सूरजमुखी तेल में, जो मानव की धमनियों में एकत्रित जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको साफ करने में, उसको कम करने में हम कह सकते हैं काफ़ी मददगार होता है यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सरसों और राई में यहाँ पर जो सरसों और राई में यहाँ पर क्या होता है, इसके कारण होता है राई में फंगेसी, आप देखते हैं फंगेंसी जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसो हिटोसाइनेट के कारण ये सरसों और राई में होता है। और कहते हैं कि सभी पौधों में फंगेसी इसी से होता है। किसके कारण, यहाँ पर इस कुल के कारण सभी पौधों में फंगेंसी जो है वो इसी कारण से होता है। इसके बाद यहाँ पर सरसों की यहाँ पर टेरी एलजीएम जो 6 है प्रजाति में ग्लूकोसाइनोलेट की मात्रा कम पाई जाती है। और सरसों की लेट 14, लेट 3, ALM 933 इत्यादि जो किस्में हैं एरुसिक इसमें कम पाया जाता है। इन सब जो किस्में हैं इसमें एरुसिक अम्ल जो है वो कम पाया जाता है बाकी के कंपैरिजन में। इसके बाद यहाँ पर इसकी प्रमुख किस्मों की बात करें तो कुछ वरुणा, पूसा गोल्ड, पूसा, जय किसान, पीताम्बरी सरसों की क्या है मुख्य किस्में हैं। और नवीनतम प्रजातियों की बात करें तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दंतेवाड़ा गुजरात में विकसित की गई हैं। और तिल में आप देखेंगे 50% तेल, 18 से 20% प्रोटीन पाया जाता है, जबकि अलसी में 33 to 47% तेल और 36% प्रोटीन इसमें पाया जाता है। अब रेशेदार फसलों में हम देखें जैसे कपास, जूट हो गया, प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली कौन सी 4 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। और इसमें आप देखेंगे पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है। और अगर हम बात करें रेशम उत्पादन के लिए, रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें कपास, जैसे देखेंगे कपास क्या है, एक मालवेसी कुल का सदस्य होता है। देखिए कपास को आप देखेंगे तो इसे नकदी फसल, ये क्या है, कपास एक नकदी फसल है और इसमें रुई तैयार की जाती है जिसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। आप देखेंगे इसे सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहाँ होता है तो गुजरात में आप देखेंगे। और इससे जो सूती वस्त्र इत्यादि इसे काफ़ी बनाए जाते हैं। और कपास को मुख्य रूप से कपास में देखेंगे सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, तो कई सारे कपास के प्रकार, जैसे लंबे रेशे वाले कपास हो गया, मध्य रेशे वाले, छोटे रेशे वाले इत्यादि क्या है कपास के प्रकार होते हैं, हम ये कह सकते हैं।
और जैसे कपास के लिए जो कह सकते हैं कि इसका जो कितने टेम्परेचर पर इसको उगाया जा सकता है, तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होना चाहिए। इसके भौगोलिक जो दशाएं हैं वो इसके अनुकूल होनी चाहिए। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, और काली मिट्टी इसके लिए काफ़ी उपयुक्त है। और कपास मुख्य रूप से महाराष्ट्र में भी बोई जाती है, और मध्य प्रदेश के पश्चिम निमाड़ क्षेत्र में भी कपास की खेती की जाती है, अगर हम भारत की बात करें सिर्फ। इसके बाद ये 2 प्रजातियाँ होती है। प्रथम को देसी कपास यानी कि गसीपियम अर्बोरियम और हर्बेरियम के नाम से जाना जाता है। दूसरा अमेरिकन कपास, अर्थात आप देखेंगे इसमें बारवेडेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। 2 प्रकार की कपास होती हैं। और यहाँ पर दक्कन के पठार की बात की जाए तो काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है, भी मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर उगाने के लिए हाई टेम्परेचर, हल्की वर्षा और सिंचाई और 210 पाला रहित दिन और खिली हुई धूप की आवश्यकता यहाँ पर इसके भौगोलिक दशाओं के अनुकूल होती है। इसकी भौगोलिक दशाएं क्या क्या होनी चाहिए यहाँ पर वर्णित किया गया है। कपास का एक खरीफ फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगभग लग जाते हैं। अब देखिए देसी कपास का जन्म, अब सब जगह देखिए इसका कहीं ना कहीं तो इसको पहली बार इसको उगाया गया होगा, तो कहाँ पर देखेंगे कपास का जो जन्म स्थान है भारत और इंडो चाइना, और अमेरिकन कपास और का मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका माना जाता है। और अमेरिकन कपास की मुख्य किस्में कौन कौन सी हैं? H4 है, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी, F414 है इत्यादि। क्या है, भारत में अमेरिकन कपास की ये प्रमुख किस्में हैं। ठीक है, कपास की नवीनतम किस्में अगर विकसित की गई तो कौन कौन सी? NH55 है, LD 694 देसी कपास है, प्रताप कापी है, इसके बाद ट्यूलिप PA 255 है। और सर्वोत्तम कपास की रेशो की जो लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर से क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, महाराष्ट्र में कपास को सफ़ेद स्वर्ण माना जाता है, जिसको अभी हमने पढ़ा। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से भी अगर कोई प्रश्न आता है तो आपको याद रखना कपास की बात की जा रही है। और ये सब चीज़ें इसमें फास्फोरस, पोटाश इत्यादि, नाइट्रोजन, बिनौले के खली में इत्यादि में ये सब जो है वो कह सकते हैं सब चीज़ें पाई जाती हैं। नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस इत्यादि उसमें इस मात्रा में पाया जाता है। अब जूट की बात करें तो जूट किस कुल का सदस्य है? टिलियेसी कुल का सदस्य है। याद रखिएगा, इसको मतलब याद कर लेना है क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है। और क्यों ऐसा है देखेंगे कि इसका जो जन्म है वो अफ्रीका और भारत में माना जाता है। जूट पहली बार कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था? अफ्रीका और भारत में। और कपास के बाद दूसरी ऐसी रेशे वाली कौन सी फसल है? जूट है आपकी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए जूट के पौधे से रेशे को अपलगन विधि के द्वारा तने की छाल से नीचे से प्राप्त किया जाता है। इस अपलगन विधि जो है वो तने की छाल के नीचे से इसको प्राप्त किया जाता है। और जूट को यहाँ पर क्या सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। और जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहाँ पर हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। तो यहाँ पर आप देखिए ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आप डायरेक्ट आपसे एक कह सकते हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है पीटी में। इसके बाद कहवे से देखिए क्या समझ आता है इसमें। देखिए कहते हैं 17वीं शताब्दी में मुस्लिम फ़कीर बाबा बदून के द्वारा अरब से लाकर कर्नाटक राज्य में से जो है बदून पहाड़ियों पर इसको लगाया गया था। सबसे पहले इसके साक्ष्य वहाँ से देखने को मिलते हैं, इसके बारे में पता चलता है। और भारत में अगर कहवा की किस्मों की बात की जाए तो 2 प्रमुख किस्में हैं, अरेबिका और रोबस्ता की कृषि अधिकतर यहाँ पर की जाती है। ठीक है, कहवा अधिक धूप नहीं सहन कर पाता, इसके कारण इसके आसपास छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं। इसकी भौगोलिक दशाओं के बारे में यहाँ बताया गया है। इसे 15 से 18 डिग्री सेल्सियस औसत वार्षिक तापमान और 150 से 250 औसत वार्षिक वर्षा की यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो ये सब में अलग अलग फसलों में यहाँ पर डिफरेंस है, तो उसको याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। और मेंस में भी अगर कृषि से संबंधित ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप लिख सकेंगे एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी भौगोलिक दिशाएं जो एक दूसरे को फसलों को अलग करती हैं, एक दूसरे से भिन्न बनाती हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि पाला जो होता है ना, जैसे पाला आप कह सकते हैं जो हमारा क्या पाले को हम बोल सकते हैं जो हमारा ओस एक तरीके से होती है, वो कहवे कॉफ़ी के लिए बहुत हानिकारक होती है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि जो इसमें जो 600 मीटर से 1600 मीटर की ऊंचाई पर कहवे का उत्पादन सबसे अच्छा माना जाता है। और इसके लिए दोमट और लावा निर्मित मिट्टी उपयुक्त होती है। मतलब जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो उससे जो निर्मित मिट्टी है वो उससे काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी के तत्व काफ़ी उसमें विद्यमान होते हैं। और सबसे उच्च कोटि का कहवा क्या कौन सा है? अरेबिका जो है सबसे उच्च कोटि का जो है आप देखते हैं जो है कहवा होता है। और इसका उत्पादन जो है वो कम मात्रा में किया जाता है। और देश में रोबिस्टा प्रकार का कहवा के जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया भी जाता है, सर्वाधिक उसका उत्पादन किया जाता है। रबड़ की बात करें तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। भूमध्य रेखी की अगर हम बात करें तो ये 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा
की बात कर रहा है। तो इस क्षेत्र की जो है वो सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली रबड़ फसल है। इसकी जो भौगोलिक दशा है वो उसी के अकॉर्डिंग, जैसे इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय के गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। तो याद रखिएगा, हो सकता है ये अलग सा नाम यहाँ पर, जैसे आपको लगे गारो खासी जो पहाड़ियाँ हैं उसकी, ये नॉर्थ ईस्ट की साइड की बात कर रहा है, मेघालय में गारो पहाड़ियों में इसे स्पेसिफिकली भी उगाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले 1826 में हेनरी विलियम ने रबड़ के बीज को ब्राज़ील से लाकर भारत में उगाया था। तो किसको ये श्रेय जाता है? हेनरी विलियम को जाता है। और रबड़ की खेती लॉर्ड सेली सबरी ने भारत में आरंभ कराई थी इसको। और पहाड़ी ढालों पे इसको उगाया जाता है। पौधा 300 से 700 मीटर के पहाड़ी ढालों पर इसको उगाया जाता है। और जो रबड़ कैसे होता है, वृक्ष के जो दूध होता है उससे रबड़ प्राप्त किया जाता है, लेटेक्स जिसको हम कहते हैं, उससे क्या होता है, रबड़ को प्राप्त किया जाता है। अब बात गन्ने की करें तो ये कौन सी फसल है? ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इस फसल के लिए क्या भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए? जैसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उष्ण आर्द्र जलवायु में इसको बोया जाता है। ठीक है, कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन उगाया जा सकता है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है। जैसे इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, इसमें मेहनत काफ़ी लगती है अगर देखा जाए। और इससे संबंधित कुछ यहाँ पर तथ्य दिए गए हैं। जैसे इसका जन्म स्थान क्या है गन्ने का? भारत को ही माना जाता है, सबसे पहले भारत में ही कहते हैं इसके उगाने के बारे में पता चला है। इसका कुल क्या है? ग्रैमिनी कुल से संबंधित है ये। तापमान इसका देखा था, वर्षा इसके बारे में देखा था। बोने का समय क्या होता है? शरद अक्टूबर से नवंबर के बीच में, और बसंत ऋतु फरवरी और मार्च में। क्लियर है? बीज की मात्रा और हेक्टेयर कुछ इस प्रकार से इसमें होनी चाहिए। उत्तर भारत में गन्ने की बोने की विधि क्या है? समतल बुआई है। और कम सिंचाई और हल्की भूमि वाली नाली विधि का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद परिपक्व गन्ने का रस 60 से 70% तक आप देखेंगे इस्तेमाल किया जाता है। और गन्ने में रोग कौन सा पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, क्योंकि गेहूँ, चावल इत्यादि गन्ने में रोग पूछे जाते हैं। तो रेड डॉट क्या है? गन्ने का रोग है एक तरीके से। और गन्ने का नाशक कीट कौन सा आप देखेंगे? शीघ्र प्ररोवेदक शलभ जो है, टॉप शूट ब्रोज मौत जो है, उसका नाशक कीट है एक तरीके से। चलिए, हमने अभी तक यहाँ पर एग्रीकल्चर को क्या है समझने की कोशिश की है। इसके बाद हम यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं। अलग अलग सेगमेंट को हम यहाँ पर कवर करते हैं, जिसमें अब हम आर्ट एंड कल्चर को देखेंगे। देखिए, आर्ट एंड कल्चर में संगीत हमें पहले पढ़ना है। ठीक है, संगीत में क्या कह रहे हैं? घराने पढ़ने हैं हमें। तो देखिए, संगीत एक्चुअली क्या है कि इस कला का जन्म बहुत प्राचीन काल से माना जाता है। हमने जब लास्ट अपने जो मॉड्यूल्स देखे थे उसमें भी बताया था। और इसका विकास जो है वो ब्रह्मा, शिव और सरस्वती से होते हुए नारद के माध्यम से, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर आया था। सामवेद को संगीत का प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। तो याद रखिएगा, जो हमारे 4 वेद हैं उसमें से सामवेद को संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। अब ये घराना क्या होता है भाई? घराना प्रणाली क्या होती है, इसका मतलब क्या है? तो जो घराना शब्द है ना, बेसिकली वो हिंदी या उर्दू शब्द के घर से आता है, जिसका मतलब होता है परिवार या घर होता है। और ये सामान्यतः उस स्थान को दर्शाता है जहाँ से वह संगीतात्मक विचारधारा उत्पन्न हुई हो बेसिकली। तो आप देख सकते हैं कि घराना व्यापक संगीत शास्त्रीय विचारधारा को इंगित करते हैं और एक शैली से दूसरी शैली में इसमें अंतर रखते हैं। जो घराना वंश या प्रशिक्षता जो प्रशिक्षण देते हैं और विशेष संगीत शैली के अनुपालन द्वारा संगीतकारों या नर्तक या नर्तकी को जोड़ने वाली सामाजिक संगठन की एक प्रणाली होती है। और जैसे ये सीधे संगीत की सोच, शिक्षण, प्रदर्शन और प्रशंसा को भी ये प्रभावित करते हैं। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर अलग अलग जो घराने दिए गए हैं उनको हम पढ़ते। जैसे पहले ग्वालियर घराना दिया है, तो कहते हैं सबसे पुराना घराना है और सबसे विस्तृत ख्याल घरानों में से एक है। ये बड़े बहुत कठोर नियमों का पालन करता है, क्योंकि यहाँ पर राग, माधुर्य और लय पर समान बल दिया जाता है इस ग्वालियर घराने में। हालांकि इसका गायन आप देखेंगे बहुत जटिल है, फिर भी ये सरल रागों के प्रदर्शन करने को वरीयता देता है। इस घराने का सबसे अधिक लोकप्रिय प्रतिपादन करता अगर माना जाए तो नाथू खान और विष्णु पलुस्कर हैं। ठीक है, कौन है? नाथू खान और विष्णु पलुस्कर हैं। ठीक है, इसमें और भी नाम दिए गए हैं। वास्तव में ये घराना कहाँ पर है? लखनऊ घराने से निकला है ये। ठीक है, और ग्वालियर के घराने का आरंभ नत्थन पीर देखेंगे आप, पीर वक्श जो 18वीं सदी से माना जाता है। ये घराना जो ख्याल सर्वप्रसिद्ध घराना है, यहाँ पर कई सारे नाम दिए गए हैं। पंडित जोशी, बालकृष्ण बुआ, देखेंगे इच लंकरीजकर है, बन्ने खां पंजाबी हैं इत्यादि यहाँ पर नाम दिए गए हैं जो उनके घराने से संबंधित हैं। आगरा घराना क्या है? अब आगरा घराना देखेंगे तो ये घराना मूलतः ध्रुपद और धमार गायकों का रहा है। ऐसा माना जाता है कि आगरा घराना ध्रुपद और के धमार गायकों का रहा है। और इतिहासकर्ताओं का तर्क है कि
खुदा बख्श ने 19वीं सदी के इस घराने की स्थापना की थी, लेकिन संगीतवादों का ये तर्क है कि इसके संस्थापक हाजी सुजान खान थे। तो फैयाज खान ने नवीन और गीतात्मक स्पर्श देकर इस घराने को पुनर्जीवित किया, इसको वापस से जो है वर्चस्व में लाया है और इससे इसका नाम रंगीला घराना पड़ गया है। और आगरे घराने का संगीत ख्याल और ध्रुपद गायकी का मिश्रण है और इस घराने के संगीतकार गायकी में बंदिश को अहम दर्जा देते हैं। वर्तमान में यदि बात की जाए तो इस शैली के जो प्रमुख प्रतिपादन करता है वो है मोहसिन खान नियाजी और विजय किचलू हैं। क्लियर है। यहाँ पर वही सब चीज़ें दी गई हैं। ध्रुपद धमार शैलियों का यहाँ पर हाजी सुजान खान को यहाँ पर शैलियों का विशेषज्ञ माना जाता है। गुलाम अब्बास खान, कल्लन खां, नत्थन खां, उस्ताद फैयाज खां इत्यादि इस घर के जो घराना है इनके प्रसिद्ध कह सकते हैं कि गायनकर्ता हैं, जो गायक हैं वो हैं। इसका दिल्ली घराना यदि हम बात करें तो इसमें आप देखते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला, नियामत खां हो गया, फिरोज़ खां, सम्मन खां, बंदू खां और उस्ताद चांद खां इत्यादि यहाँ पर फेमस है। किराना घराना की यदि मैं बात करूँ तो किराना घराना में आप देखेंगे कि इस घराने का नामकरण ही उत्तर प्रदेश में कैराना एक गांव है उसके नाम पर इसका नाम बेसिकली पड़ा था। तो जो नायक गोपाल ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन 20वीं सदी के प्रारंभ में आप देखते हैं कि इसे लोकप्रिय बनाने की जो वास्तविक श्रेय है ना वो अब्दुल करीम खां और अब्दुल वाहिद खां को, यहाँ पर माफ़ी चाहती हूँ, वाहिद खां को जाता है। और किराना घराना जो है वो अपनी चिंताओं के लिए, नोटों की सटीक ट्यूनिंग और क्रांति के लिए ये प्रसिद्ध है। क्लियर है। चलिए अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अल्लादिया खां का घराना। अब यहाँ पर अल्लादिया खां का घराना देखेंगे, इसमें कई सारे ये नाम दिए गए हैं। जयपुर घराना में आप देखते हैं तो इसमें यहाँ पर कई सारे प्रसिद्ध नाम जैसे कि बाकियों में हमने पढ़ा था, इसमें सावल खां है, रज़ा वली खां है, मुशर्रफ खां है, मोहसिन खां है। पटियाला घराना में हम देखते हैं यहाँ पर पटियाला घराना किस प्रकार से बाकियों से भिन्न है। तो पटियाला घराना देखते हैं ये बड़े फतेह अली खान और अली बख्श खान ने 19वीं सदी में इस घराने का शुभारंभ किया है। इसे पंजाब में पटियाला के महाराजा के द्वारा इसका जो है स्पॉन्सरशिप प्राप्त हुआ था और शीघ्र ही उन्हें गज़ल, ठुमरी, ख्याल के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। वे बृहत्तर लय के उपयोग पर बल देते थे, चूँकि उनकी रचनाओं में भावनाओं पर, फीलिंग्स पर ज़्यादातर उसमें बल दिया जाता था और उनका रुझान जो था वो अपने संगीत में अलंकारों के उपयोग पर होता था और वे जटिल तानों पर बल देते थे इसमें। ठीक है। वे राग दरबारी के गायन जो है उसके लिए काफ़ी सुविदित थे और ये घराना तराना शैली में अद्वितीय तान, गमक और गायकी का उपयोग करता है। पटियाला घराना की बात कर रहे थे। इसमें बनारस घराना की यदि बात की जाए तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा, वर्तमान समय में पंडित राजन साजन मिश्र और इस गिरिजा देवी इत्यादि ने इस घराने के प्रतिनिधि कलाकार हैं। और ये बनारस घराना ऐसा घराना जिसमें ख्याल, टप्पा, ठुमरी, ध्रुपद, धमार, तराने ये संगीत के सभी अंगों का समावेश पाया जाता है। ये मैंने आपको प्रॉपर मॉड्यूल्स में एक बार पढ़ाया है। इसके बाद भिंडी बाजार घराना में छज्जू हो गए, खान नज़ीर खान, खादिम हुसैन ने 19वीं सदी में इसकी स्थापना की थी और उन्होंने लंबी अवधि तक अपनी सांस को रोकने के लिए प्रशिक्षित गायकों के रूप में लोकप्रियता और प्रसिद्धि प्राप्त की थी। और इस टेक्निक का उपयोग करते हुए कलाकार जो थे एक ही सांस में लंबे लंबे अंतर गा सकते थे, अंतरे जो होते थे पैराग्राफ उनको गा सकते थे। इसके अतिरिक्त ये इसलिए भी अद्वितीय है क्योंकि ये कुछ जो है कर्नाटक रागों का भी उपयोग करते थे। भिंडी बाजार घराना में छज्जू खां हो गया, नाजिर खां हो गया, खादिम हुसैन खान ने इस घराने की स्थापना की थी। अब भारत की ये कठपुतली कला शैलियों की अगर हम बात करें तो देखिए ये किस प्रकार से बाकी नृत्य से या कह सकते हैं कि भिन्न है, इनको हम समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे कि भारत में कठपुतली जो कला है वो कहते हैं कि भारत की प्राचीनतम लोक नाट्य परंपरा है और कठपुतली का प्राचीनतम उल्लेख तमिल ग्रंथ शील जो है उनका पादवीकारम में मिलता है। ठीक है। तो भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की कठपुतलियाँ शैली जैसे धागा कठपुतली, धया कठपुतली, छड़ कठपुतली और दस्ताना कठपुतली। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि विश्व में कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। कठपुतली कला का सबसे पहला संदर्भ जो है तमिल शास्त्र शिलापादिकारम में मिलता है। ठीक है। माफ़ी चाहती हूँ, एक्चुअली ना वो शिलापादिकारम है, जहाँ पर मैंने इसको पादिकारम पढ़ा था वो शिलापादिकारम है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शिलापादिकारम है ये। इसके बाद यहाँ पर धागा पुतली, छाया पुतली, छड़ पुतली, दस्ताना पुतली जो है कठपुतली, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया कहाँ कहाँ पर इनके साक्ष्य मिलते हैं। जैसे कठपुतली का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान कहा जाता है और ये परंपरागत कथाओं को उद्घटित करती है। साथ ही चित्रकला अलंकरण की क्षेत्रीय शैलियों को भी दर्शाती है। भाई सीधी सी बात है, शारीरिक मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए प्रेरित करने में कठपुतली का विशेष महत्व रहा है हमारे भारत में। साथ ही अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति संरक्षण की जागरूकता पैदा करने में भी इसकी काफ़ी उपयोगिता रही है।
आप देखेंगे कठपुतली क्या होता है कि उसके माध्यम से विचारों को प्रेषित करने और जो सौंदर्य है, आनंद मिलता है, वह वाक्यों के व्यक्तित्व के विकास में सहायता मिलती है। व्यक्ति बल पर आप देखेंगे उसके विकास में सहायता होती है। वस्तुतः कठपुतली जो है वो लोगों की सृजनात्मक क्षमता को कहीं ना कहीं दर्शाती है। जैसे आप सूत्र या धागा कठपुतली देखेंगे तो उसमें जैसे कठपुतली हो गया, कुदई हो गया, ठीक है, गोम्बेट्टा हो गया, फिर उसके बाद बोम्बलट्टम हो गया। तो ये सब आपका बोम्मालाटा जो है वो तमिलनाडु में, कुंडई उड़ीसा में होता है ये कठपुतली, ठीक है। छाया कठपुतली में देखेंगे तेलुगु गोगबैट्टा जो है वो कर्नाटक, तोलू बोम्मलाटा जो है वो आंध्र प्रदेश, रावण छाया उड़ीसा। इसके बाद छड़ कठपुतली में थोलू बोम्बलट्टम है, इसके बाद रावण छाया है, तोलागु गुम्बद जो है आपका गुम्बद चेट्टा है, वो सब इसमें छाया आपका छड़ कठपुतली में आ जाता है। इसके बाद आपका देखेंगे इसमें जैसे दस्ताना जो कठपुतली है आपका, उसमें पावकुथु में जो है वो पावकुथु जो वो केरल में काफ़ी प्रसिद्ध है ये एक तरीके से। इसके बाद यहाँ पर कुछ देखिए जनजातीय नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री भी आपकी जनजातियों पर जो है विशेष ध्यान देते हैं। और यहाँ पर जनजातीय नृत्य की यदि बात कीजिए तो उनकी कुछ विशेषताएँ हैं। जैसे जनजातीय नृत्य को क्यों इतनी विशेषताएँ महत्वता दी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विलुप्त होती जा रही हैं। तो इनकी विशेषताओं को उजागर करके इनको आज भी आप देखेंगे कि वर्तमान में उनकी प्रसिद्धि, उनकी ख्याति बनी रहे और उनका इंपॉर्टेंस हम समझें, इसलिए उसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे सरहुल नृत्य जो है वो जनजातीय जो नृत्य है वो कहाँ पर है, पहले तो ये समझिए इसका क्षेत्रफल का है, वो छोटा नागपुर क्षेत्र और छत्तीसगढ़ की संथाल, मुंडा, उराव आदि जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला क्या है, ये नृत्य है। चरकुला अगर बात करें तो आप देखेंगे ये भी चरकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में, माफ़ी चाहती हूँ, ब्रज क्षेत्र में प्रचलित काफ़ी लोक नृत्य है ये। और देखिए यूपी की बात करें तो बिल्कुल ही इसे कंठस्थ कर लीजिए। कीर्तन और जात्रा देखेंगे पश्चिम बंगाल का सबसे प्राचीनतम लोक नृत्य कीर्तन है। लांगी नृत्य का मध्य प्रदेश के बंजारों द्वारा राखी की पूर्णिमा पर किया जाता है। इस नृत्य को माँ काली की उपासना के लिए, किसके लिए, माँ काली की उपासना के लिए किया जाता है। बिहू नृत्य देखेंगे पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य असम की कचारी, खासी आदि जनजातियों में किया जाता है। इस नृत्य में मुख्यतः 3 रूप होते हैं, बोहाग बिहू, माघ बिहू और वैशाख बिहू, ध्यान रखिएगा। नवरारी नृत्य जो है वो गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। जदूर नृत्य जो है वो भूमिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। सुआ नृत्य मध्य प्रदेश की वैगा जनजाति और की स्त्रियों के द्वारा, अब हो सकता है यहाँ पर पुरुषों के द्वारा दे दे, तो स्पेसिफिकली कौन सा नृत्य किस जेंडर के द्वारा भी किया जा रहा है ये भी यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं शब्द को, वहाँ पर हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। सैला नृत्य मध्य प्रदेश की वैगा जनजाति के पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। वहीं मुद्रिका नृत्य देखेंगे उड़ीसा के उरांव जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य। घूरमा नृत्य घोड़ा और सवा जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। दखलाई नृत्य उड़ीसा के सौरा, बिझाल, कुदा, नीडो जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है। कोर सावड़ी यह उड़ीसा की भुइया गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। बोधा ढाल नृत्य असम के नागाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। बोधा और ढाल नृत्य। काठी और बाउल देखेंगे, काठी पश्चिम बंगाल की पिछड़ी जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसके बाद भारतीय सिनेमा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं भारतीय सिनेमा जो है वो अपने आप में काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग भी है और जिसके सहारे हमारी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं कितना आगे बढ़ रही है। हमारे अगर हम उस जोन की बात करें तो जिसमें सबसे पहले भारतीय सिनेमा आप देखेंगे जो फिल्म आई थी भारत में वो थी मदर इंडिया 1957 में। इसका निर्देशन किसने किया था, महबूब खां, और ऑस्कर जाने वाली ये पहली भारतीय फिल्म थी। कौन सी फिल्म थी ऑस्कर जाने वाली, मदर इंडिया। किसान कन्या 1937 में आई थी, इसका निर्देशन मोती वी गिडवान ने, और भारत की पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म थी 1937 किसान कन्या। सैरंध्री देखते हैं 1933 में आई थी और इसका निर्देशन उन्होंने किया था। भारत की पहली रंगीन फिल्म है ये स्वदेशी रंगीन है। भारत की पहली रंगीन की बात करें 1937 स्वदेशी रंगीन थी। आलम आरा 1931 में निर्देशन इसका आर्देशियर ने। ईरानी भारत की प्रथम सवाफ फिल्म है ये, और अवाना 1958 में पहली सिंधी फिल्म है। इसके बाद यहाँ पर कई सारे राजस्थानी, भोजपुरी, कोंकणी, उड़िया फिल्म के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, उनके ईयर्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ और 1-2 देख लेते हैं, जैसे सती सुलोचना जो है 1934 में पहली कन्नड़ फिल्म है। इसके बाद यहाँ पर पहली मूक तमिल फिल्म देखेंगे 1918 में की कवधम जो है सबसे पहले आई थी। और यहाँ पर तमिल वाल फिल्म आप देखते हैं, वाल योगिनी 1936 में आई थी। कई सारी फिल्में यहाँ पर दी गई हैं, आप चाहे तो उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं उनको और स्क्रॉल कर देती हूँ, क्योंकि इसको आपको एक बार बस झलक देखनी होगी आपको इसमें स्पेसिफिकली कौन सी पहली फिल्म थी
अलग अलग राज्यों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, या अलग अलग जगह पर कौन कौन सी कैसी क्या फिल्में आई थी। शास्त्रीय और लोक संगीत के समागम की कुछ किस्में हैं, जैसे अब देखेंगे इसमें शास्त्रीय लोक संगीत जैसे जो नॉर्मल अलग अलग क्षेत्रों में जो फोक जो म्यूज़िक है उनकी बात करता है, शास्त्रीय संगीत को भी हमने पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद जैसे यहाँ पर अभंगा जो नाम का एक संगीत है, वो उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, महाराष्ट्र में। अब अभंगा जो संगीत है उसकी क्या उसमें उद्देश्य है, उसके पीछे उसको गाने का क्या उद्देश्य है, तो देखेंगे भगवान विठोबा की स्तुति में तुकाराम और नामदेव आदि ने गीत की रचना की थी, ठीक है। भटियाली में देखेंगे पश्चिम बंगाल में उत्पन्न क्या देखा गया है ये संगीत, तो प्रकृति और दैनिक जीवन के बारे में मल्लाहों के द्वारा गाए जाने वाला क्या है, गीत है। तेवरम तमिलनाडु का अड्यार जैसे शैव समुदाय यानी कि शिव को मानने वाले समुदायों के द्वारा गाया जाता है। कीर्तन पश्चिम बंगाल का में उत्पत्ति हुई है इसकी, ये गायन और नृत्य इसमें सम्मिलित और गीत गोविंद से प्रेरणा लेती हैं। इसके बाद केरल में मंदिरों में उत्पन्न धार्मिक विश्व विष्णु इसकी रहती सोपान संगीत का केरल में गाया जाने वाला संगीत। देखिए जैसे रविंद्र संगीत जो है वो बंगाल इसकी उत्पत्ति है, इसका राज्य कहाँ पर ये देखने को मिला है, बंगाल में। बंगाल में संगीत रचना का सबसे प्रसिद्ध रूपों में से कौन सा है, रविंद्र संगीत है, ठीक है। आप देखेंगे रविंद्र के नाम से भी जो रविन्द्रनाथ टैगोर है संगीत का पुनर्रचना की जाती है, इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर संगीत की पुनर्रचना की जाती है। इसमें गढ़ संगीत क्या है, इसमें समूह, गढ़ से समूह का समझ आता है, समूह में बड़ी संख्या में गाए जाने वाला फ्यूजन संगीत का एक रूप है और सबसे पुराना रूप देशभक्ति की भावनाओं के विषय पे लिप्त इसमें मिलता है देखने को, क्लियर है। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर इसके गढ़ संगीत के बारे में कह रहे हैं कि इसमें समानता सामाजिक संदेश हो गया, ठीक है। उदाहरण के लिए महिलाओं और बच्चों का शोषण रोकने के लिए लोगों से आग्रह किया जाता है। गढ़ संगीत के सबसे लोकप्रिय उदाहरणों में से देखें हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, याद रखिएगा ये गढ़ संगीत का एक उदाहरण है जिसे राष्ट्र की प्रशंसा में गाया जाता है, इसीलिए देशभक्ति की भावनाओं के विषय में ये आधारित है। हवेली संगीत राजस्थान और गुजरात, ठीक है, बड़ी बड़ी हवेलियाँ, इस तरह से याद रखिएगा, लिंक करने की कोशिश करिएगा। इस शैली का अधिकांश राजस्थान गुजरात में हुआ है और लेकिन अब ये देश के कई भागों में बेसिकली दिखाई देता है। मूल रूप से ये मंदिर परिसरों, ठीक है, मंदिर परिसरों में गाया जाने वाला एक क्या है, ये संगीत है, पाया जाने वाला संगीत है, लेकिन अब मंदिर से बाहर भी इसका प्रदर्शन किया जाता है। जैसे पहले देखेंगे वो हुआ करती थी, देव नारियाँ हुआ करती थी पहले, जैसे मोहिनी अट्टम हो गया, भरतनाट्यम हो गया, मैं इससे इतर बात कर रही हूँ, वो नृत्य उनका सिर्फ मंदिरों में हुआ करता था। फिर उसकी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए और लोग आए, उनके जो कहते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति, उनको जिन्होंने उसको प्रसिद्ध किया उस नृत्य को, उन्होंने उसको मंदिरों से बाहर भी उसका इम्पोर्टेंस को लेकर के और बताया कि किस प्रकार से महत्वपूर्ण है हमारे अपने इतिहास, हमारी अपनी संस्कृति के लिए। तो लेकिन अब मंदिरों के बाहर भी गया था। वर्तमान में इसका अभ्यास पुष्टि मार्ग संप्रदाय द्वारा किया जाता है, जो कि मोक्ष के लिए पुष्टि मार्ग में विश्वास रखते हैं, क्लियर है। चलिए अब यूपी के जो जीके है आपका, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं आपके यूपी स्पेशल के लिए। तो आप यूपी का ही एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना, तो यूपी स्पेशल पता होना चाहिए कौन सा एग्जाम आप दे रहे हैं। यूपी पीएससी बीईओ का एग्जाम दे रहे हैं ये वाला, तो सिर्फ ना केवल बीईओ में बल्कि आप यूपी पीएससी से संबंधित कोई भी एग्जाम देंगे यूपी का तो उसमें काम ही आएगा। तो आप उसको याद करिए, समझिए, और नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। देखिए यहाँ पर यूपी की कृषि की बात करें, इससे पहले थोड़ा सा हम उसका भौतिक विभाग देख लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यूपी का जो विभाजन की बात करें, तो जैसे उत्तराखंड के गठन से पहले राज्य के 3 भूभाग थे, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र था। उत्तराखंड के गठन के बाद पूरा पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश से अलग हो गया और अब इस पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ भावर और तराई क्षेत्र ही उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्यतः हम 3 प्राकृतिक प्रदेशों में भी विभाजित किया जाता है, जैसे आप देखेंगे भावर का और तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण का पठारी प्रदेश। आप समझ पा रहे हैं। देखिए जब भी यूपी की बात आए, यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक आप स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके बारे में और डीप में आपको पता होना चाहिए। आपको वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, वहाँ की नदियों के बारे में, ठीक है, वहाँ के व्यापार के बारे में, वहाँ पर कृषि के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में, ठीक है, कैसा क्या स्पेसिफिक चीज़ें पाई जाती हैं जिनको जीआई टैग वगैरह दिए गए, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, राइट। यहाँ पर जैसे कृषि जलवायु प्रदेश यहाँ पर 9 प्रकार के हैं अब, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद देखें किसान वही योजना यहाँ पर सबसे पहले 1992 में लाई गई थी। इसके बाद चकबंदी योजना 1954 में यहाँ पर आई थी। और सबसे पुरानी नहर कौन सी है, पूर्वी यमुना नहर 1830 में। सबसे बड़ी नहर यहाँ पर शारदा नहर है। किसान मित्र योजना 2001 में आप कहती आप देखेंगे ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में आई थी। अब या कोई रिसेंट में आपकी नज़र में जैसे आई हो कोई योजना कृषि से संबंधित यूपी के संदर्भ में, तो आप बता सकते हैं। अगर कोई आई है आपको पता है तो आप बताने की कोशिश करिएगा। इससे क्या होगा, आपका करंट अफेयर्स भी रिवाइज हो जाएगा, राइट। किसान रथ योजना 2011 में, ऊर्जा शहर योजना 2008 में,
ठीक है। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता जो है कितनी है, वहाँ पर आप देखेंगे 2018-19 में 371 ग्राम प्रतिदिन जो है भारत में, ये आपके यूपी की बात करें, भारत में 394 ग्राम प्रतिदिन 2018-19 में, ये आपके यूपी के संदर्भ में बात कर रहा है, राइट। इसका राज्य दुग्ध परिषद यहाँ पर 1976 में बना था। इसका गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध योजना है। इसके बाद इसमें कृषि निर्मित जोन जो है वो आगरा में आलू, लखनऊ आम और सहारनपुर आम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यदि आप कोई पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमें। हमारी वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं और फ्री ही रहेंगे। अब यहाँ पर हमने कृषि से संबंधित कुछ पार्ट देखा। यहाँ पर इंडस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे बड़ा उद्योग अगर हम यूपी में बात करें तो हथकरघा उद्योग है, जो कृषि के बाद सबसे रोजगार देने वाला, मतलब इसमें जो है आप कह सकते हैं रोजगार देने वाला सबसे ज़्यादा उद्योग जो है वो उद्योग माना जाता है, हथकरघा उद्योग। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र जो आपका होता है वो 31 अक्टूबर 2020 तक यहाँ पर था, 13 हिस्सों में इसको दिखाया गया है, ठीक है। इसके बाद प्रथम चीनी मिल जो है वो प्रतापपुर देवरिया 1903 में हुई थी। इसके बाद उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, यूपी में कानपुर को कहा था। भारत की स्टील रोलिंग मिल कौन सी, मुजफ्फरनगर में है। इंडियन पॉली फाइबर्स बाराबंकी में है। बैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि नैनी प्रयागराज में। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड नैनी प्रयागराज में। और आयुध उपस्कर कारखाना हजरतपुर कानपुर में है। इसके बाद यहाँ पर कई सारे जो आप देखेंगे उद्योग कुछ दिए गए, जैसे रेल पहिया कारखाना रायबरेली में है। ये सब चीज़ें क्यों देखिए ज़रूरी है, इनको जानेंगे तो आप अपने यूपी के बारे में और सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। और जब आप मेंस में भी आंसर राइटिंग लिखेंगे तो आप एक दो जैसे इसके उदाहरण के स्वरूप कुछ चीज़ें डाल देंगे तो कहते हैं ना एक आंसर एक बेहतर खिलकर आता है, अच्छा लगता है देखने में, तो बाकियों से आप एक्स्ट्रा नंबर पा सकेंगे। तो ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं। और इसके बाद हम देखें इसमें, और अगर बात करें इसे स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड वो लखनऊ में है। अफीम कारखाना गाजीपुर में। यूरिया उर्वरक कारखाना कृषि से संबंधित थोड़ा ध्यान रखिएगा, अम्बाला बरेली में, ठीक है, आंवला बरेली में। इसके बाद भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड झांसी वाराणसी और जगदीशपुर अमेठी में है, क्लियर है। औद्योगिक संस्थान कहाँ कहाँ पर बनाए गए हैं, कब कब बनाए गए, जैसे उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का जिसको कहते हैं वो कानपुर में 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। जैसे आपका अगर पिकअप की बात करें यानी कि प्रादेशिक औद्योगिक पूंजी निवेश निगम लखनऊ में। और यहाँ पर आपकी बात करें राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर 1961 में। देखिए इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादातर ये कानपुर है, लखनऊ हो गया, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। तो कभी कभी जैसे आपको नहीं भी समझ आता ऐसे ऑप्शन दिए गए तो आप उन पर टिक लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उनमें कानपुर जैसा ही जो है स्पेसिफिकली उसमें कह सकते हैं क्षेत्र देखने को मिला है संस्थानों के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ है। राज्य चर्म विकास विपणन आगरा में है ये लिमिटेड। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ में 1974 में स्थापित किया गया था। अब औद्योगिक विकास प्राधिकरण ट्रिब्यूनल्स क्या क्या है, जैसे देखेंगे नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा की बात कर रहा है। गोरखपुर औद्योगिक विकास, ये गोरखपुर में इसके नाम से यहाँ पर स्पष्ट हो रहा। सतरिया जो है वो जौनपुर औद्योगिक विकास में, औद्योगिक विकास प्राधिकरण जौनपुर में है, ठीक है। यहाँ पर इसी प्रकार से और ये नाम दिए गए हैं। अब पर्यटन से संबंधित देखिए, पर्यटन किसी भी राज्य का बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है और पर्यटन जो है किसी भी उस राज्य की स्थिति के बारे में भी हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है और उससे कई सारी चीज़ें उजागर होती हैं कि पर्यटन की स्थिति कैसी है, क्योंकि बहुत सारा रेवेन्यू आप देखेंगे पर्यटन से भी हमारे देश में आता है। और जब बात पर्टिकुलर क्षेत्र की हो तो उसमें यूपी की बात की जाए तो कब से पर्यटन से संबंधित चीज़ें देखने की जो है वो देखने को मिला, उसका विभाग हो गया कि क्या चीज़ें हैं वहाँ पर, इसको हम समझते हैं। देखिए जैसे पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी। इसके पर्यटन निदेशालय की स्थापना यहाँ पर 1972 में हुई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा, ध्यान रखिएगा, पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रथम पर्यटन नीति के दौरान 1998 में दिया गया था। उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति 2018 में आई है, क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। उत्तर प्रदेश हेरिटेज पार्क आप देखेंगे 3 है, आगरा, लखनऊ, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश हेरिटेज पार्क भारत में, यहाँ पर आर्क है, माफी चाहती है, आर्क है। हेरिटेज आर्क भारत में आगरा से लखनऊ वाराणसी तक फैला हुआ एक त्रिभुज नेटवर्क है, लगभग 700 किलोमीटर के क्षेत्र को ये कवर करता है। हेरिटेज की आर्क की बात कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर मैत्री परियोजना का देखिए बौद्ध स्थलों का विकास के लिए इसको लाया गया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन कौन से, ताजमहल हो गया, आगरा हो गया, फतेहपुर सीकरी कब कब रखे गए थे, कब कब उसमें लाए गए थे, ये यहाँ पर ईयर दिए गए हैं। कुंभ मेला भी 2017 में आप देखते हैं। और यहाँ पर कांशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान चिन्हट यानी कि लखनऊ में है, ठीक है। प्रमुख सांस्कृतिक अकादमी और संगीत संस्थान की स्थापना वर्ष कहाँ है, जैसे अभी हमने घराने पढ़े थे, अब इसमें क्या है, जैसे राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर, लखनऊ में है, ठीक है। ज़्यादातर आप लखनऊ में देखेंगे और मथुरा, वो आगरा वगैरह की साइड आप मथुरा में देखेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ है, लखनऊ में, जो पूर्ण नाम उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती था 1963 में, फिर 1969 में लखनऊ में इसको यहाँ पर ये अकादमी अवस्थित है।
भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में है। कथक संस्थान ये भी लखनऊ, इसका इजाद भी देखेंगे यहीं से हुआ है। जनजाति लोक कला संस्कृति लखनऊ में, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ। इसके बाद भारतीय कला भवन वाराणसी, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 में अवस्थिति इसकी हुई थी। इसके बाद यहाँ पर एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो है वो कथक है यहाँ का, यूपी का, ध्यान रखिएगा, यूपी से जहाँ पर ये शास्त्रीय नृत्य इजाद हुआ, इसका विकास हुआ। भातखंडे संगीत संस्थान 1966 में हुआ है इसका वर्ष, और इसका मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। सर्वाधिक मेले जो लगते हैं वो मथुरा में है आपके, ठीक है। कुषाण और गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय कहाँ है, ध्यान रखिएगा, मथुरा में है। बटेश्वर मेला, अब ये मेले पड़ेंगे इसमें, वो आगरा में है, आगरा में ये मेला होता है। और सुलह कुल जो उत्सव है वो आगरा में मनाया जाता है। चलकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। उत्तर प्रदेश में जैन विद्या शोध संस्थान का है, लखनऊ में है, ठीक है। तबला और सितार का आविष्कार किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया था। तो ये सब चीज़ें मिक्सड है, इनको याद रखिएगा, डायरेक्ट इससे प्रश्न पूछे गए हैं कई बार। अब शिक्षा से संबंधित विभाग कहाँ कहाँ पर है, हमने संगीत नृत्य उनसे समझा। शिक्षा से संबंधित जैसे आप देखेंगे, अगर हम यहाँ से शुरू करें कि पहला प्रदेश का पहला उर्दू पत्र कहाँ पर देखा, स्थापना वर्ष था, क्या देखा गया था, सरदल अखबार जो है वो पहला उर्दू जो हम पत्र कह सकते हैं प्रदेश का 1846 में लाया गया। पहला हिंदी पत्र प्रदेश का बनारस अखबार 1845 में, याद रखिएगा, दोनों के सन को याद रखिएगा, ठीक है। उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था 1989 में। इसके बाद यहाँ देखिए डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट कानपुर 1997 में व्यवस्थित किया गया था। हृदय रोग संस्थान एवं जेके कैंसर संस्थान कानपुर में है ये आपका। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 1972 में इसको बनाया गया था, और उत्तर प्रदेश भाषा विभाग को 1958 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में लगने वाले मेले, अभी जैसे हमने यहाँ पर एक मेला पढ़ा था ना कि ये देखिए यहाँ पर एक मेला बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, बस यहाँ पर और अन्य मेले दिए गए हैं, जैसे हरिदास जयंती मेला निधिवन वृंदावन में लगता है, ये सुना होगा काफ़ी बार आपने। इसके बाद मुड़िया पूनो मेला जो है गोवर्धन मथुरा में लगता है। देवा शरीफ मेला आप देखेंगे बाराबंकी में लगता है, ठीक है। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में। इसका खिचड़ी मेला जो मकर संक्रांति में लगता है वो गोरखपुर में लगता है। इसके बाद आप देखते हैं ढाई घाट जो मेला है वो शाहजहाँपुर में। फाल्गुन मेला रामपुर में लगता है आपका। और कई सारे मेले यहाँ पर दिए गए, जैसे देव छठ मेला। अब देखिए यहाँ पर छठ मेले की बात करते, तो हो सकता है हम इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो, तो ये यूपी के दाऊजी मथुरा में लगता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, मथुरा में। सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, पीलीभीत में लगते हैं। महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है, तो याद रखिएगा ये प्रयागराज में प्रत्येक 12वें वर्ष लगता है। ककोरा मेला जो है वो बदायूं में है। इसके बाद ददली मेला जो पशु मेला है वो बलिया में लगता है। ददली मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है आपका, ठीक है। कंपिल मेला आपका फर्रुखाबाद में लगता है। और यहाँ पर श्रावणी मेला संकेसा फर्रुखाबाद में है ये भी। और इसका नवरात्रि गढ़ गौर मेला कैलाश मेला जो है वो आगरा में। कई सारे मेले यहाँ पर हैं, जैसे शाकंभरी देवी मेला ये सहारनपुर में आपका लगता है। और रथ यात्रा मेला वाराणसी में लगता है। कंस मेला आप देखें मथुरा और फतेहपुर सीकरी में लगता है। इसी तरह से नौचंदी मेला यहाँ पर चैत्र के पहले 1 माह तक ये लगा रहता है, वो मेरठ में लगता है। क्लियर है। चलिए अब उत्तर प्रदेश में महोत्सव, उनके सब कौन कौन से महोत्सव और वो कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं। जैसे विठूर गंगा महोत्सव है, कहाँ मनाया जाता है, कानपुर में, ठीक है। इसका महोत्सव का स्थान कहाँ पर है, कानपुर में है। सैफई महोत्सव जनवरी में मनाया जाता है, सांस्कृतिक एक कार्यक्रम है, महोत्सव है, जो इटावा में इसका स्थान है महोत्सव का, ठीक है। गोरखपुर महोत्सव ये गोरखपुर में मनाया जाता है। इसका झांसी महोत्सव, झांसी में नाम से क्या समझ आ रहा है इनके, कन्नौज त्रिवेणी महोत्सव की प्रयागराज की बात कराइए, ठीक है। इसका कबीर नगर में कबीर उत्सव, मगहर महोत्सव, इसका सरधाना महोत्सव मेरठ में मनाया जाता है। इसका बुद्ध महोत्सव सारनाथ वाराणसी में है। क्लियर है। इस तरह से यहाँ पर देखेंगे कई सारे, जैसे अमीर खुसरो महोत्सव है, पटियाला के कासगंज में मनाया जाता है महोत्सव है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं फालिनी होली का उत्सव जो है प्रहलाद की तरह अग्नि से बाहर निकालने में फालिन गांव मथुरा में मनाया जाने वाला एक महोत्सव है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, जैसे वाराणसी महोत्सव वाराणसी में मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए सरयू महोत्सव जो है, देखिए इसके बाद यहाँ पर देव दीपावली उत्सव त्रिपुर जो राक्षस वध का उत्सव जो यहाँ मनाया जाता है वो वाराणसी में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम द्वारा अखिल भारतीय व्यास समारोह वो भी वाराणसी में ये महोत्सव मनाया जाता है। गंगा महोत्सव गंगा दशहरा पर, यह वाराणसी प्रयागराज में। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में ये मनाया जाने वाला एक महोत्सव है। क्लियर है। यहाँ पर देखिए आपका ये आज का जो वीडियो है, यहाँ पर हम इसको समाप्त करने की ओर हम बढ़ चुके हैं। और देखिए यहाँ पर अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक ही वीडियो में नहीं बताई जा सकती हैं। तो कुछ अब जैसे ये सब चीज़ें हैं, इसको सेम टू सेम यहाँ पर लिखा है, इसको सिर्फ पढ़ना है, आपको समझना है और याद करना है, क्योंकि इसमें कोई ऐसे आपकी कोई ट्रिक हो सकती है अपने द्वारा बनाई हुई, तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं कि भाई बिठूर के नाम से कुछ समझ आ रहा है तो कानपुर में भाई ये महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। जैसे सरधाना महोत्सव ये आपका मेरठ में मनाया जाता है। इस तरह से शॉपिंग फेस्टिवल देखिए कितना फैंसी नाम है शॉपिंग फेस्टिवल। एक क्या है वो नोएडा गौतम बुद्ध नगर में, तो मुझे लगता है स्पेसिफिकली गर्ल्स यहाँ पर बिल्कुल भी इस फेस्टिवल को नहीं भूलेंगे। जस्ट अ जोक, आई एम ऑल्सो गर्ल, सो इट जस्ट अ जोक। और यहाँ पर बस याद करने की देखिए एक ट्रिक है, अब हंसते हुए मुस्कुराते हुए और
फ़नी वे में कैसे चीज़ों को याद रख सकते हैं, उनको मेमोराइज़ कर सकते हैं, बस हमारा उद्देश्य वही रहता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सी चीज़ें, जैसे ऊपर आपका ये थ्योरेटिकल पार्ट जो देते हैं, यहाँ पर मेरा प्रयास जो रहता है, मैं बाकियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रही हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि इसमें जो लिखा है वो तो आप देख ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके साथ एडिशनल नॉलेज मैं आपको यहाँ पर क्या दे सकती हूँ, मेरा यही प्रयास रहता है, ताकि आपको बहुत भटकना ना पड़े। ये तो सफिशिएंट है ही, इसके साथ साथ जैसे चीज़ों को लिंक करने के लिए बहुत बार मुझे क्या होता है कि और चीज़ों की मदद के साथ आपको पढ़ाना पड़ता है, जैसे कि आप, ताकि आप होल समराइज करके उस टॉपिक को समझ सके, पूरे टॉपिक को अच्छी समझ डेवलप कर सके। तो उसके लिए मैं आपको और भी चीज़ें एडिशनल बता देती हूँ। तो कुछ लोगों को इससे नाराज़गी भी होती है, लेकिन कुछ लोगों को पसंद भी आता है, तो कोई बात नहीं, अपना अपना चॉइस है। बाकी हम ये कह सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करिए, इसमें कमियां निकालने से बेहतर हम समझिए कि देखिए जो चीज़ लिखी है एज इट इज़ मैं उसको डिक्टेट कर दूं, वो तो आपको नहीं चाहिए, वो तो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। मेरा उद्देश्य है कि आपको समझाना, और कोई अगर अच्छी चीज़ या कोई अपडेटेड चीज़ या कोई नई चीज़ मिलती है तो मेरा पूरा रहता है कि आपके लिए मैं वो वहाँ लेकर आऊँ और आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, अंतिम उद्देश्य क्या है? आपका रिजल्ट लाना। अब जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर में क्या है, फैक्ट्स दिए हैं यहाँ पर बेसिकली, तो आपको रटना पड़ेगा कुछ चीज़ें, जैसे कि कौन सा रोग है, कौन सी, जैसे खरीफ, जायद और रबी की फसलें, तो उसमें डिफरेंस समझ आ गया। अब उसमें जो फसलें दी गई उनके बारे में हमने पढ़ लिया, उनके रोग पढ़ लिया, कहाँ कहाँ पर इनका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो पाया जाता है, कहाँ पर इनको उगाया जाता है, वो हमने पढ़ लिया, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके द्वारा इसमें पहले नई किस्में लाई गई हैं, कौन कौन सी किस्में हैं, तो इनको आप सिर्फ लर्न कर सकते हैं। तो उनको हमने यहाँ पर रीड आउट किया, उसको समझिए, उसको नोट डाउन करिए और सिंगल सिंगल नोट्स बनाते चलिए इन सब चीज़ों के, ताकि आप उनको लास्ट मोमेंट पर रिवाइज कर सकें। देखिए आपका आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त हो जाता है, और आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो हमारा ये चैनल है उसको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। आप हमारे ये नंबर है, इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी वीडियोज़ बिल्कुल फ्री हैं आपके लिए, आप निश्चिंत रहें। टाइम टू टाइम एग्जाम से पहले हमारी गारंटी, आपको पूरा करा दिया जाएगा सिलेबस, ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम के दौरान कोई असुविधा ना हो। और देखेंगे यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर से बात करने के लिए डायरेक्ट उनसे व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप नंबर है, उनसे वहाँ पर आप कोई भी चीज़ अपने सामाजिक जो अपने जो आपका कह सकते हैं जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एग्जाम से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। आप बस अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें।